नमस्कार, मैं हूं आपके साथ जया कौशिक और शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त। सुबह की शुरुआत हुई है महंगाई की मार के खबर के साथ। घरेलू एलपीजी सिलेंडर से लेकर पेट्रोल डीजल तक आज से महंगा हो गया है। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी कर दिए और अब नए रेट के मुताबिक आज से पेट्रोल और डीजल दोनों 80-80 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया है। 137 दिन बाद पेट्रोल डीजल के ये दाम फिर से बढ़े हैं। दिल्ली में डीजल अब 87 रुपए 47 पैसे प्रति लीटर, वहीं पेट्रोल 96 रुपए 21 पैसे प्रति लीटर हो गया है। पेट्रोल भोपाल, जयपुर, पटना, कोलकाता, चेन्नई और बेंगलुरु में 100 के पार है। वहीं मुंबई में पेट्रोल अब 110 रुपए 82 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। डीजल जो है 95 रुपए। तो यहां पर कहीं ना कहीं एक महंगाई की मार आम जनता पर पड़ती हुई नजर आ रही है। और वहीं एलपीजी के दामों की भी हम बात करें तो घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट आज से 50 रुपए महंगे हो गए हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश, पंजाब समेत 5 राज्यों में चुनाव के चलते एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल डीजल की कीमतों में पिछले कई महीनों से एक राहत मिली हुई थी और आखिरी बार घरेलू एलपीजी सिलेंडर के रेट 6 अक्टूबर 2021 को बदले थे। आज से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत दिल्ली में 949 रुपए 50 पैसे हो गई है। पहले ये 899 रुपए 50 पैसे थी, यानी 50 रुपए का इजाफा यहां पर हो चुका है। हिमांशु शेखर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़े हैं। हिमांशु, देश में नवंबर से दाम स्थिर थे। अगर हम पेट्रोल डीजल की बात करें, एक वक्त में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $130 प्रति बैरल मिल रहा था कच्चा तेल। अब कई राज्यों में चुनाव उस वक्त चल रहे थे, कीमतों में इजाफा नहीं हुआ था। इंटरनेशनल मार्केट में $100, अगर मैं सही हूं तो $100 प्रति बैरल कीमत बताई जा रही है। भारतीय कंपनियां डिस्काउंटेड रेट में रूस से तेल ले रही हैं। दाम बढ़ने की वजह देखिए, निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो मार्केट लिंक प्राइसिंग व्यवस्था है, जिसको कि रोका गया था करीब 137 दिनों तक, और हमने देखा कि जो 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव थे उस दौरान कीमतें स्थिर रही पूरे चुनावी प्रक्रिया के अभियान के दौरान। और अब ऐसा लगता है कि जो प्राइस मैकेनिज्म है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत के आधार पे, नेचुरल गैस की कीमत के आधार पे भारत में पेट्रोलियम पदार्थ कीमतें तय होती हैं, पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की। अब ऐसा लगता है कि पुरानी व्यवस्था एक बार फिर से बहाल कर प्रक्रिया की एक बड़ी शुरुआत आज हुई है। हालांकि प्राइस रिविजन ज्यादा नहीं किया गया है, क्योंकि अगर आप देखें कि जब पिछली बार 4 नवंबर को भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव किया गया था, तो उस दौरान कच्चे तेल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार $82 के आसपास, $82 पर बैरल के आसपास थी। आज कीमतें मैं देख रहा था, ब्रेंट क्रूड की जो कीमत है $118 को पार कर चुकी है। और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कच्चा तेल जो है पिछले 137 दिनों में 40 से 45% तक महंगा हुआ है। और ये उस अनुपात में ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा अभी दबाव कंज्यूमर्स पर तेल कंपनियों ने नहीं डाला है, लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक शुरुआत हुई है और हर दिन अब इस बात की आशंका जरूर होगी कि जो कच्चा तेल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में महंगा हुआ है, उससे जो आर्थिक बोझ पड़ा है तेल कंपनियों पर, उसका असर जो है आपको डेली प्राइस रिविजन में आने वाले दिनों में जरूर दिख सकता है। इसकी आशंका बढ़ी है आज के बाद। बिल्कुल। इसके अलावा घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 50 रुपए का इजाफा एक बहुत बड़ी मार एक आम उपभोक्ता के जेब पर भी पड़ी है। किचन पर असर पड़ेगा यहाँ पर? निश्चित तौर पर देखिए, डोमेस्टिक एलपीजी सीधे तौर पे जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं या जो लोअर मिडिल क्लास फैमिलीज भी हैं, उज्ज्वला योजना के तहत बहुत बड़े संख्या में करोड़ों परिवारों को ये एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराया गया है। तो चाहे वो मिडिल क्लास हो, मध्यम वर्ग हो, लोअर मिडिल क्लास हो या गरीब तबका हो जो एलपीजी का इस्तेमाल करता है, उनके सीधे जो उनका किचन का बजट है वो बढ़ेगा। और देखिए, 80 पैसे प्रति लीटर अगर डीजल की कीमत भी बढ़ाई गई है तो आप देखिएगा इसी अनुपात में आने वाले दिनों में महंगाई दर जो है उस पर भी इसका सीधा असर पड़ेगा। बिल्कुल। जो डीजल का जो है असर, जो 80 पैसे हम देख रहे हैं, पेट्रोल और डीजल में 80-80 पैसे का इजाफा हुआ है। घरेलू सिलेंडर, एलपीजी सिलेंडर 50 रुपए, उसमें इजाफा हो गया है। तो सीधा मार एक आम उपभोक्ता पर। और जो उज्ज्वला योजना जैसी, जिसमें कि सरकार की तरफ से यहाँ सिलेंडर देने की बात होती है, ऐसे में लोग उसको भराएंगे कैसे, वो एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि यहाँ इजाफा काफी हो गया है। 950 रुपए अगर
एलपीजी सिलेंडर के दाम हो जाएं तो एक आम इंसान की क्या हालत होगी समझा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु शेखर पूरी जानकारी के लिए। और बात करते हैं, राज्यों में हाल ही में चुनाव हुए हैं, उत्तराखंड भी उसमें शामिल है। कई दिनों की गहमा गहमी के बाद अब ये तय हो गया है कि पुष्कर सिंह धामी, भले ही वो खुद हार गए थे, लेकिन उत्तराखंड की कमान उनको सौंप दी गई है। वही अब अगले मुख्यमंत्री होंगे। कल शाम बीजेपी विधायक दल की एक बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर यहां पर मुहर लग गई। राजनाथ सिंह ने उम्मीद जताई है कि धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास होगा। तो यहाँ पर बार बार ये कयास लग रहे थे और बार बार ये समझा जा रहा था कि आखिर कौन होंगे उत्तराखंड के अगले मुख्यमंत्री। पुष्कर सिंह धामी जो है विधायक दल के नेता चुन लिए गए और यहाँ पर खुद इस बात की तस्दीक राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री भी हैं और यहाँ पर पर्यवेक्षक के तौर पर भी थे, तो ये पुष्टि हो गई है। केंद्रीय पर्यवेक्षक थे राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर आखिरकार कल मोहर लग गई। मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। और मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और गोवा की भी बात कर लेते हैं, जहां मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। प्रमोद सावंत दोबारा राज्य की कमान संभालेंगे। विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके नाम का ऐलान किया। देर शाम उन्होंने नई सरकार बनाने का दावा राज्यपाल के सामने पेश भी कर दिया। प्रमोद सावंत अपने साथ ही बीजेपी के 20 विधायक, एमजेपी के 2 और 3 निर्दलीय विधायकों के साथ गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई से मिले और पत्र देकर सरकार बनाने का यहां पर दावा उन्होंने पेश कर दिया। और साथ ही राज्य में बीजेपी अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, एल मुरुगन और गोवा चुनाव प्रभारी देवेंद्र फडणवीस भी इस मौके पर उनके साथ रहे। जो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं, तमिलनाडु से हैं। तो उत्तराखंड की बात हो गई, गोवा की बात हो गई और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे और ये समारोह 25 मार्च को होगा। लेकिन यूपी में डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा यह जिम्मा दिया जाएगा, भले ही वो अपना चुनाव हार गए हैं। कई नामों पर चर्चा इस वक्त चल रही है, सस्पेंस बरकरार है। ऐसे में सस्पेंस के इस माहौल में इस पद के लिए कई नाम सामने आ रहे हैं। देखते हैं हमारे सहयोगी आलोक पांडे की रिपोर्ट। बीजेपी की बड़ी जीत के 11 दिनों बाद और योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने से 4 दिन पहले भी एक बड़ा सवाल जवाब मांग रहा है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन होंगे। इस वक्त यूपी की नई सरकार के फॉर्मेशन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो शायद ये है कि केशव प्रसाद मौर्य जो पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, क्या फिर से अपना पद रिटेन कर पाएंगे कि नहीं। चुनाव वो हार गए, सिराथू से लड़े थे, लेकिन पल्लवी पटेल जो अपने दल कमेराबादी की हैं, उन्होंने उनको करीबन 7,500 वोटों से हराया। मौर्य की अनदेखी करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा क्योंकि वो बीजेपी में ओबीसी का बड़ा चेहरा है और लोकसभा चुनाव महज 2 साल दूर हैं। हार नहीं, उन्हीं की जीत है। उन्हीं के नेतृत्व में पूरा प्रदेश का चुनाव लड़ा गया और ऐतिहासिक जीत हुई, प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। बहुत प्रचंड मेहनत उन्होंने चुनाव में किया और प्रत्येक दशा में हम लोग माननीय मोदी जी से और योगी जी से करबद्धतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री पद पर फिर से आसीन किया जाए और उनके पद और गरिमा को किसी भी दिशा में घटाया न जाए, नहीं हम लोगों को बहुत ही दुख होगा। बीजेपी सूत्र कहते हैं कि मौर्य को हटाकर बीजेपी के राज्य प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह को लाना एक विकल्प हो सकता है, जो खुद भी पार्टी में ओबीसी का एक बड़ा चेहरा है। सिंह ने बीजेपी के हारे हुए उम्मीदवारों को यह खत लिखा है और उनसे पूरी ताकत से बीजेपी के लिए काम करने की अपील की है। दूसरे उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के एक अहम ब्राह्मण चेहरा दिनेश शर्मा ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। सूत्रों का कहना है कि उनको इस बार सरकार में नहीं लेकिन दूसरी कोई अहम भूमिका दी जा सकती है। उनकी जगह ले सकते हैं कानून मंत्री रहे ब्रजेश पाठक, जो ब्राह्मण ही हैं।
एक और नाम जो चल रहा है वो है उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का। वो एससी समुदाय से पार्टी की बड़ी नेता हैं और आगरा से हैं। माना जा रहा है कि आप डिप्टी सीएम पद की दावेदार हैं और पहले भी आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी है। चर्चा भी है, तो आप कितनी आप ही लोग दे रहे हैं मेरे को तो जानकारी, मुझे तो कहा नहीं गया। लखनऊ के स्टेडियम में शपथ के लिए तैयारियां जोरों पर है, जहां शुक्रवार को योगी के शपथ समारोह में तकरीबन 50,000 लोगों के आने की उम्मीद है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं पंजाब की, जहां मंत्रियों को विभागों को बंटवारा कर दिया गया है। गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने पास रखा है, जबकि हरपाल चीमा वित्त मंत्री होंगे। शिक्षा मंत्रालय मीत हायर के पास रहेगा। इसके अलावा विजय सिंगला स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। हरभजन सिंह को बिजली मंत्री बनाया गया है। लालचंद को खाद्य आपूर्ति मंत्रालय दिया गया है और लालजीत सिंह भुल्लर परिवहन मंत्री बनाए गए हैं। मैं विजय सिंगला। और खबर बिहार से, जहां बिहार में पिछले 3 दिनों के दौरान 30 से ज्यादा लोगों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। कई के परिवार वालों का यह दावा है कि मौत की वजह जहरीली शराब है। परिजनों का कहना है कि शराब पीने के बाद हालत बिगड़ी, लेकिन पुलिस का कहना है कि अधिकांश मामलों में मौत बीमारी से हुई है। देखते हैं मनीष कुमार की रिपोर्ट। फूल की हाफ क्या प्रॉब्लम हो रहा है? देखने में दिक्कत। आंखों की रोशनी जाने के बाद बिहार के भागलपुर में इलाज करा रहे अभिषेक ने दावा किया है कि न केवल उनके दोस्त मिथुन यादव की मौत हुई, बल्कि जहरीली शराब पीने के कारण उनकी भी हालत बेहद खराब है। पिछले 2 दिनों में संदिग्ध अवस्था में भागलपुर में जहां 17 लोगों की मौत हुई है, वहां दुर्गा देवी ने भी अपना भाई खोया है। उनका कहना है कि भाई की भी मौत हुई, जबकि पहले सब कुछ सामान्य था। इलाज पहले से भी चल रहा था। नहीं सर, ये पहले बार जो है ऐसा दर्द अचानक हुआ था। दर्द हुआ बस सब रिपोर्ट नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है। बांका में 12 और मधेपुरा में 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं बिहार सरकार ने स्थानीय अधिकारियों की जांच के आधार पर दावा किया है कि मौत का कारण कुछ और है। अभी तक उन लोगों का डिस्ट्रिक्ट के यहाँ से ये शराब के चलते जहरीली शराब से मौत हुई, उसकी पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन फिर भी सरकार पूरी तरह से सजग है और हम लोग शराबबंदी पूरी तरह से लागू किए हुए हैं। इस तरह की घटना में जो लोग भी संलिप्त हैं, अगर ये जहरीली शराब की घटना की पुष्टि होती है तो किन्हीं को भी छोड़ा नहीं जाएगा। इसका सिर्फ और सिर्फ जिम्मेवार बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं और माननीय मुख्यमंत्री की चहेते लोग, जो इनके मानने वाले लोग हैं और एनडीए के जो रसूखदार नेता हैं, उनके देख रेख में पूरे बिहार में दूसरे प्रदेशों से खेप पर खेप आता है। सवाल यह नहीं है कि बिहार में जहरीली शराब से कितने लोगों की मौत हुई, प्रश्न यह भी नहीं है कि आखिर इन मौतों के बाद प्रशासनिक जांच में किस प्रकार से सरकार के द्वारा लीपापोती किया जा रहा है। लेकिन चिंता की बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तमाम दावों के बावजूद बिहार में न केवल शराब उपलब्ध है, बल्कि जहरीली शराब पीकर न केवल लोगों की जानें जा रही हैं, बल्कि कई लोग तो पूरे जीवन के लिए अपनी आंखों की रोशनी भी खो रहे हैं। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। मध्य प्रदेश की बात करते हैं, जहां पिछड़े वर्ग के छात्रों की स्कॉलरशिप कई दिनों से रुकी हुई है। बजट की कमी के अलावा बड़ी फीस को वजह बताया जा रहा है, लेकिन इन वजहों को सुनने से छात्रों की परेशानी कम नहीं हो रही। कई जगहों पर छात्र अब भी प्रदर्शन कर रहे हैं। देखते हैं अनुराग द्वारी की रिपोर्ट। पिछड़े वर्ग का ज्यादा हितैषी कौन है, इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा होता रहा है। कई सत्र स्थगित हुए हैं। हंगामा सड़क पर भी है। विदिशा के इन छात्रों का आरोप है कि वो निजी कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्हें 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली है। कलेक्टर दफ्तर में ये ज्ञापन देने जुटे थे। विगत 2 सालों से स्कॉलरशिप हमारी नहीं आई है। इसके उपलक्ष्य में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वासन में हमें ये कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। पिछले 2 वर्षों से हमारी जो है छात्रवृत्ति नहीं आई। किसी भी हमारी क्या सर, किसी भी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजों की जो है हमारी छात्रवृत्ति नहीं आई है। तो सर हम क्या है कि बिना
जो स्कॉलरशिप नहीं आ रही उसके चक्कर में सर हम मजबूरन हमारी पढ़ाई रोकने को मजबूर हो रहे हैं। तो सर से मांगे हमारी छात्रवृत्ति डाली जाए और ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। धार के सुहेल फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं, पिता नहीं है, अकेले घर चलाना है, स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान हैं। जो कोई सुनता नहीं, सर के पास भी गया था मैं, वो बोला तुम घर बन जाओ, ये वो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मध्य प्रदेश में कॉलेज की पढ़ाई कर रहे ओबीसी वर्ग के 6 लाख छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप रुक गई है। सूत्रों के मुताबिक 2019-20 से लेकर अभी तक स्कॉलरशिप के 1600 करोड़ रुपए छात्रों को मिलने हैं। 2021-22 के 6 लाख, 2020-21 के 3 लाख और 2019-20 के 1.5 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप का इंतजार है। अधिकारी कहते हैं फीस बढ़ने से बजट की दिक्कत हुई, विपक्ष अनदेखी का आरोप मढ़ रहा है। इस बजट में ही माननीय सप्लीमेंट्री माननीय मुख्यमंत्री ने रख दिया था, कोई भी विद्यार्थी नीट से हो या अन्य हो, ओबीसी वर्ग हो, एससी हो, एसटी हो, ये जनरल सामान्य वर्ग का जिसको छात्रवृत्ति मिल रही सबको छात्रवृत्ति देनी है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा लूटमार का शासन चल रहा है जिसमें विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। लाखों विद्यार्थी हैं और कम से कम 1000 करोड़ रुपया का जो है पेंडेंसी है जो विद्यार्थियों को नहीं दिया जा रहा और 2,80,000 करोड़ रुपए का बजट पारित हो गया है 5 मिनट के अंदर। आप देखें जो बच्चियों को शादियों में अनुदान मिलता है वो भी लूट लिया जा रहा है, उसके भी कांड निकल रहे हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, इसके कांड निकल रहे हैं। इसकी एक गहन जांच होनी चाहिए। सीएजी बार बार इस चीज़ की तरफ इंगित कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार कान में रुई डाल के बैठी हुई है, ओबीसी का राग अलापती है और ओबीसी बच्चे दर दर भटक रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए। कई कॉलेजों की भी लेट लतीफी का खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने लिस्ट सरकार को भेजी ही नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति का बड़ा हिस्सा केंद्र से आता है, लेकिन ओबीसी छात्रों के मामले में ये सिर्फ 50 करोड़ रुपए सालाना है। ऐसे में घटती आमदनी और बढ़ते कर्ज के मद्देनजर लगता है ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति सरकारी प्राथमिकता में नहीं है। धार से अमीन, विदिशा से नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। कश्मीर फाइल्स फिल्म को लेकर कई पार्टियों ने जहां कश्मीरी पंडितों से हमदर्दी दिखाई पर सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर खतरा करार दिया। कुछ ने कहा कि अधूरा सच फिल्म में दिखाया गया है। वहीं ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने साफ किया कि जो हमारे साथ हुआ उसका महज 10% ही फिल्म का हिस्सा है। देखते हैं परिमल कुमार की रिपोर्ट। ये कश्मीरी पंडित हैं, खुद झेले दर्द और खौफ के मंजर के गवाह। कश्मीर फाइल्स मूवी के बहाने कुछ मरहम अब लगा है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ किया कि किसी पार्टी से इनका नाता नहीं है। जो मूवी में है वो सिर्फ सच है। फिल्म के लिए किसी तरह की फंडिंग ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने नहीं की, सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट किया। सबसे पहली मांग है कि जिन्होंने हमको नरसंहार हमारे साथ किया, जेनोसाइड किया, उनको सजा मिलनी चाहिए। एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए। और दूसरी बात, हमको कश्मीर घर वापस जाना चाहते हैं और वो घर हम चाहते हैं कि हम एक ही जगह बसेंगे जिसको हम बोलते हैं वन प्लेस सेटलमेंट। ये 2 बड़ी डिमांड है। उधर समाजवादी पार्टी ने कश्मीरी पंडितों से सहानुभूति तो दिखाई, लेकिन साथ ही कहा कि अतीत की घटना को दिखाना सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकता है। वहीं बीएसपी ने कहा कि फिल्म में आधा सच है, लिहाजा बैन हो। जो जुल्म वहाँ के पंडितों के ऊपर हुआ है और जिन लोगों ने करा उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी भी चाहिए, लेकिन उसको इस तरह से पूरे देश में दर्शाने से कहीं ना कहीं उस हमारे सांप्रदायिक सौहार्द पे भी असर पड़ रहा है। देखिए, मैंने तो पहले दिन लोकसभा के अंदर ये मांग की कि इस फिल्म को बैन करना चाहिए, क्योंकि ये नफरत फैलाने वाली फिल्म है। आधा सच दिखाया गया है इस फिल्म में। अतीत की तकलीफ का घाव एक तबके के लिए अब भी हरा है। वहीं कुछ इसे चुनाव से तो कुछ पार्टी से या फिर कुछ सामाजिक सौहार्द से जोड़ कर देख रहे हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। 125 साल के योग गुरु स्वामी शिवानंद को पद्मश्री से सम्मानित
किया गया। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही उनका स्वागत किया गया। बाकी लोगों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं गुलाम नबी आज़ाद को। और यहाँ पर उस वक्त तालियों की गूंज सुनाई पड़ी जब स्वामी शिवानंद यहाँ पर पहुंचे। प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का झुककर उन्होंने अभिवादन किया, जिसका प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ने भी विनम्रता से जवाब दिया। और एक बार फिर से नाम पर मोहर लगी है पुष्कर सिंह धामी के। वो उत्तराखंड के सीएम होंगे। कल शाम को बीजेपी विधायक दल ने एक बैठक की जिसमें ये फैसला लिया गया। केंद्रीय पर्यवेक्षक राजनाथ सिंह और मीनाक्षी लेखी की मौजूदगी में पुष्कर सिंह धामी के नाम पर मोहर लग गई। राजनाथ सिंह ने उम्मीद जताई कि धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड का विकास होगा। मैं पुष्कर धामी को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके नेतृत्व में उत्तराखंड तेजी के साथ विकास करेगा। क्या कर रहे हैं? और मैं आश्वस्त हूं कि उत्तराखंड केवल तेजी के साथ विकास ही नहीं करेगा, बल्कि उत्तराखंड का एक बहुआयामी विकास होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और वहीं गोवा में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो गया है। प्रमोद सावंत दोबारा राज्य की कमान संभालेंगे। विधायक दल की बैठक में उन्हें नेता चुना गया। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने उनके नाम का ऐलान किया। देर शाम उन्होंने नई सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। राज्यपाल से मुलाकात की। प्रमोद सावंत अपने साथी बीजेपी के 20 विधायक, एमजीपी के 2 और 3 निर्दलीय विधायकों के साथ गोवा के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लई से मिले और पत्र देकर सरकार बनाने का उन्होंने दावा पेश कर दिया। और अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां योगी आदित्यनाथ लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं और ये शपथ समारोह होगा 25 मार्च को। लेकिन यूपी में डिप्टी सीएम, उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या केशव प्रसाद मौर्य को दोबारा ये जिम्मा दिया जाएगा, भले ही वो अपना चुनाव हार गए हैं। कई नामों पर इस वक्त चर्चा है, सस्पेंस बना हुआ है। ऐसे में इसी सस्पेंस वाले माहौल में इस पद के लिए कई नाम सामने भी आ रहे हैं। देखते हैं आलोक पांडे की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की बड़ी जीत के 11 दिनों बाद और योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने से 4 दिन पहले भी एक बड़ा सवाल जवाब मांग रहा है कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री कौन होंगे। इस वक्त यूपी की नई सरकार के फॉर्मेशन में जो सबसे बड़ा सवाल है वो शायद ये है कि केशव प्रसाद मौर्य जो पिछली सरकार में उप मुख्यमंत्री थे, क्या फिर से अपना पद रिटेन कर पाएंगे कि नहीं। चुनाव वो हार गए, सिराथू से लड़े थे, लेकिन पल्लवी पटेल जो अपने दल कमेराबादी की हैं, उन्होंने उनको करीबन 7,500 वोटों से हराया। मौर्य की अनदेखी करना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि वो बीजेपी में ओबीसी का बड़ा चेहरा हैं और लोकसभा चुनाव महज 2 साल दूर हैं। हार नहीं, उन्हीं की जीत है। उन्हीं के नेतृत्व में पूरा प्रदेश का चुनाव लड़ा गया और ऐतिहासिक जीत हुई, प्रचंड बहुमत प्राप्त हुआ। बहुत प्रचंड मेहनत उन्होंने चुनाव में किया और प्रत्येक दशा में हम लोग माननीय मोदी जी से और योगी जी से करबद्धतापूर्वक प्रार्थना करते हैं कि माननीय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी को उप मुख्यमंत्री पद पर फिर से आसीन किया जाए और उनके पद और गरिमा को किसी भी दिशा में घटाया न जाए। नहीं, हम लोगों को बहुत ही दुख होगा। बीजेपी सूत्र कहते हैं कि मौर्य को हटाकर बीजेपी के राज्य प्रमुख स्वतंत्र देव सिंह को लाना एक विकल्प हो सकता है, जो खुद भी पार्टी में ओबीसी का एक बड़ा चेहरा हैं। सिंह ने बीजेपी के हारे हुए उम्मीदवारों को यह खत लिखा है और उनसे पूरी ताकत से बीजेपी के लिए काम करने की अपील की है। दूसरे उप मुख्यमंत्री और बीजेपी के एक अहम ब्राह्मण चेहरा दिनेश शर्मा ने विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ा। सूत्रों का कहना है कि उनको इस बार सरकार में नहीं, लेकिन दूसरी कोई अहम भूमिका दी जा सकती है। उनकी जगह ले सकते हैं कानून मंत्री रहे ब्रजेश पाठक, जो ब्राह्मण ही हैं। एक और नाम जो चल रहा है वो है उत्तराखंड की पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का। वो एससी समुदाय से पार्टी की बड़ी नेता हैं और आगरा से हैं। माना जा रहा है कि आप डिप्टी सीएम पद की दावेदार हैं और पहले भी आपको बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी मिल चुकी है, चर्चा भी है, तो आप कितनी आप ही लोग दे रहे हैं, मेरे को तो जानकारी, मुझे तो कहा नहीं गया।
लखनऊ के इस स्टेडियम में शपथ के लिए तैयारियां जोरों पर है, जहां शुक्रवार को योगी के शपथ समारोह में तकरीबन 50,000 लोगों के आने की उम्मीद है। लखनऊ से कैमरा पर्सन राजेश गुप्ता के साथ आलोक पांडे, एनडीटीवी इंडिया। और वहीं पंजाब में विभागों का बंटवारा हो गया है। मंत्रियों को विभाग बांट दिए गए हैं। गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने अपने पास रखा है, जबकि हरपाल चीमा वित्त मंत्री होंगे। शिक्षा मंत्रालय मीत हायर के पास रहेगा। विजय सिंगला स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं। इसके अलावा हरभजन सिंह को बिजली मंत्री, लालचंद को खाद्य आपूर्ति मंत्रालय और लालजीत सिंह भुल्लर परिवहन मंत्री बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश की मथुरा में गौवंश और बीफ की तस्करी की अफवाह में भीड़ ने 3 लोगों की बुरी तरह पिटाई कर दी। घटना रविवार रात की बताई जा रही है। एक व्यक्ति पशुओं के अवशेषों से भरी गाड़ी लेकर जा रहा था। उसके पास इसका लाइसेंस भी था। गाड़ी से बदबू आने पर लोगों को शक हुआ और इसके बाद स्थानीय लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कितना बुरी तरह से एक व्यक्ति को बेल्ट से दरअसल यहां पर पीछे पीटा जा रहा है। इन तस्वीरों को हमने धुंधला कर दिया है, ब्लर कर दिया है, क्योंकि तस्वीरें बिल्कुल भी देखने लायक नहीं है। इस दौरान यहां पर बता दें, एक व्यक्ति उसे बचाने की कोशिश भी कर रहा है। पुलिस के पहुंचने के बाद इस व्यक्ति को बचाया गया और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस की शुरुआती जांच में गाड़ी में बीफ नहीं मिला है। गाड़ी में गोमांस व गोवंश की आशंका पर गाड़ी चालक एवं 2 अन्य व्यक्तियों को बंधक बनाकर उनके साथ मारपीट की गई। जांच में प्रथम दृष्टया यह तथ्य प्रकाश में आया कि रामेश्वर वाल्मीकि, जो कि गोवर्धन के रहने वाले हैं, जिनके पास ग्रामीण स्वच्छता के तहत जिला पंचायत से मृत पशुओं के शव निस्तारण हेतु अधिकार पत्र जारी किया गया है, उनके द्वारा यह अवशेष भेजे जा रहे थे। प्राथमिक छानबीन के क्रम में यह भी प्रकाश में आया कि उक्त गाड़ी में कोई भी गोवंश अथवा गोमांस नहीं पाया गया। तो गोवंश गोमांस नहीं पाया गया है, लेकिन जिन्होंने पिटाई की उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई, ये देखने वाली बात होगी। बहरहाल रुक करते हैं मध्य प्रदेश का, जहां पिछड़ा वर्ग के छात्रों की स्कॉलरशिप काफी लंबे वक्त से रुकी हुई है। बजट की कमी के अलावा बढ़ी हुई फीस को वजह बताया जा रहा है, लेकिन इन वजहों को सुनने से छात्रों की परेशानी कम नहीं हो रही। कई जगहों पर छात्र अब प्रदर्शन करने लगे हैं। पिछड़े वर्ग का ज्यादा हितैषी कौन है, इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश विधानसभा में हंगामा होता रहा है। कई सत्र स्थगित हुए हैं। हंगामा सड़क पर भी है। विदिशा के इन छात्रों का आरोप है कि वो निजी कॉलेज में पढ़ते हैं, उन्हें 2 साल से स्कॉलरशिप नहीं मिली है। कलेक्टर दफ्तर में ये ज्ञापन देने जुटे थे। विगत 2 सालों से स्कॉलरशिप हमारी नहीं आई है। इसके उपलक्ष्य में हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वासन में हमें ये कहा है कि जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। पिछले 2 वर्षों से हमारी जो है छात्रवृत्ति नहीं आई। किसी भी हमारी क्या सर, किसी भी कॉलेज, प्राइवेट कॉलेजों की जो है हमारी छात्रवृत्ति नहीं आई है। तो सर हम क्या है कि बिना जो स्कॉलरशिप नहीं आ रही उसके चक्कर में सर हम मजबूरन हमारी पढ़ाई रोकने को मजबूर हो रहे हैं। तो सर से मांगे हमारी छात्रवृत्ति डाली जाए और ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। धार के सुहेल फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे हैं। पिता नहीं है, अकेले घर चलाना है। स्कॉलरशिप नहीं मिलने से परेशान है। वो कोई सुनता नहीं। सर के पास भी गया था मैं, वो बोला तुम खरगोन जाओ, ये वो कोई रिस्पॉन्स नहीं है। मध्य प्रदेश में कॉलेज की पढ़ाई कर रहे ओबीसी वर्ग के 6 लाख छात्रों को मिलने वाली स्कॉलरशिप रुक गई है। सूत्रों के मुताबिक 2019-20 से लेकर अभी तक स्कॉलरशिप के 1600 करोड़ रुपए छात्रों को मिलने हैं। 2021-22 के 6 लाख, 2020-21 के 3 लाख और 2019-20 के 1.5 लाख छात्रों को स्कॉलरशिप का इंतजार है। अधिकारी कहते हैं फीस बढ़ने से बजट की दिक्कत हुई, विपक्ष अनदेखी का आरोप मढ़ रहा है। इस बजट में ही माननीय सप्लीमेंट्री माननीय मुख्यमंत्री ने रख दिया था, कोई भी विद्यार्थी नीट से हो या अन्य हो, ओबीसी वर्ग हो, एससी हो, एसटी हो, ये जनरल सामान्य वर्ग का जिसको छात्रवृत्ति मिल रही, सबको छात्रवृत्ति देनी है। मध्य प्रदेश में एक ऐसा लूटमार का शासन चल रहा है जिसमें विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। लाखों विद्यार्थी हैं और कम से कम 1000 करोड़ रुपया का जो है पेंडेंसी है, जो विद्यार्थियों को नहीं दिया जा रहा। और 2,80,000 करोड़ रुपए का बजट पारित हो गया है 5 मिनट के अंदर। आप देखें, जो बच्चियों को शादियों में अनुदान मिलता है वो भी लूट लिया जा रहा है, उसके भी कांड निकल रहे हैं। बच्चों को स्कॉलरशिप नहीं मिल रही, इसके कांड निकल रहे हैं। इसकी एक गहन जांच होनी चाहिए। सीएजी बार बार इस चीज़ की तरफ इंगित कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार कान में रुई डाल के बैठी हुई है
ओबीसी का राग लाती है और ओबीसी बच्चे दर दर भटक रहे हैं स्कॉलरशिप के लिए। कई कॉलेजों की भी लेट लतीफी का खामियाजा छात्रों को उठाना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने लिस्ट सरकार को भेजी ही नहीं है। अनुसूचित जाति और जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति का बड़ा हिस्सा केंद्र से आता है, लेकिन ओबीसी छात्रों के मामले में ये सिर्फ 50 करोड़ रुपए सालाना है। ऐसे में घटती आमदनी और बढ़ते कर्ज के मद्देनजर लगता है ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति सरकारी प्राथमिकता में नहीं है। धार से अमीन, विदिशा से नावेद और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। और अब बात करते हैं फिल्म कश्मीर फाइल्स की, जिसको लेकर कई राजनीतिक दलों ने कश्मीरी पंडितों से हमदर्दी दिखाई, लेकिन फिल्म को सांप्रदायिक सौहार्द को लेकर खतरा करार दिया। कुछ ने कहा कि जो दिखाया गया है वो अधूरा सच है। वहीं ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने कहा कि जो हमारे साथ हुआ उसका महज 10% ही फिल्म में दिखाया गया है। ये कश्मीरी पंडित हैं, खुद झेले दर्द और खौफ के मंजर के गवाह। कश्मीर फाइल्स मूवी के बहाने कुछ मरहम अब लगा है। इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए साफ किया कि किसी पार्टी से इनका नाता नहीं है। जो मूवी में है वो सिर्फ सच है। फिल्म के लिए किसी तरह की फंडिंग ग्लोबल कश्मीरी पंडित डायस्पोरा ने नहीं की, सिर्फ लॉजिस्टिक सपोर्ट किया। सबसे पहली मांग है कि जिन्होंने हमको नरसंहार हमारे साथ किया, जनसाइड किया, उनको सजा मिलनी चाहिए। एक कमीशन ऑफ इंक्वायरी होनी चाहिए, एक ट्रिब्यूनल होना चाहिए। और दूसरी बात, हमको कश्मीर घर वापस जाना चाहते हैं और वो घर हम चाहते हैं कि हम एक ही जगह बसेंगे, जिसको हम बोलते हैं वन प्लेस सेटलमेंट। ये दो बड़ी डिमांड है। उधर समाजवादी पार्टी ने कश्मीरी पंडितों से सहानुभूति तो दिखाई, लेकिन साथ ही कहा कि अतीत की घटना को दिखाना सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ सकता है। वहीं बीएसपी ने कहा कि फिल्म में आधा सच है, लिहाजा बैन हो। जो जुल्म वहाँ के पंडितों के ऊपर हुआ है और जिन लोगों ने करा उनको सख्त से सख्त सजा मिलनी भी चाहिए, लेकिन उसको इस तरह से पूरे देश में दर्शाने से कहीं ना कहीं उस हमारे सांप्रदायिक सौहार्द पे भी असर पड़ रहा है। देखिए, मैंने तो पहले दिन लोकसभा के अंदर ये मांग की कि इस फिल्म को बैन करना चाहिए, क्योंकि ये नफरत फैलाने वाली फिल्म है। आधा सच दिखाया गया है इस फिल्म में। अतीत की तकलीफ का घाव एक तबके के लिए अब भी हरा है। वहीं कुछ इसे चुनाव से तो कुछ पार्टी से या फिर कुछ सामाजिक सौहार्द से जोड़ कर देख रहे हैं। नई दिल्ली से राजीव रंजन के साथ परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देश की जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। 4 हस्तियों को पद्म विभूषण, 8 को पद्म भूषण और 54 लोगों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन में हुए इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी मौजूद थे। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया। उनकी बेटियां कृतिका और तारिणी इस पुरस्कार को लेने के लिए पहुंची थी। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद को आप देख रहे हैं। इसके अलावा सीरम इंस्टीट्यूट के साइरस पूनावाला को भी पद्म भूषण दिया गया। 125 साल के योग गुरु स्वामी शिवानंद को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जिस वक्त वो आए सम्मान लेने के लिए, उस वक्त तालियों की गूंज और गड़गड़ाहट से उनका स्वागत किया गया। स्वामी शिवानंद ने प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का झुककर अभिवादन किया और प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ने में विनम्रता से उनको जवाब दिया। एनडीटीवी बीप्स में अब आपको दिखाते हैं कि कैसे एक बड़े से जहाज ने एक छोटी सी फेरी को डुबो दिया। फेरी क्रैश का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 100 से ज्यादा लोग लापता हैं।
नौकरी के बाद 10 किलोमीटर भागकर घर जाने वाले युवक का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो 24 घंटे में 80 लाख बार देखा जा चुका है। अब उन्हें हर तरफ से मदद के प्रस्ताव मिल रहे हैं। यार सुनो, तुम सुबह दौड़ लेना, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। सुबह में उठ के बाद आना, सुबह में ड्यूटी को जल्दी जाना होता है, खाना वाना बनाना होता है। तो कितना किलोमीटर दौड़ लेता है? 10 किलोमीटर है, 16 से बरोला। तो दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ते हुए क्यों जा रहे हो? दौड़ के जाता हूँ। तो गाड़ी में छोड़ देता हूँ ना, गाड़ी में छोड़ देता हूँ। ऐसे जाऊंगा ना यार, दौड़ने का टाइम ही अभी मिलता है मुझे। तो दौड़ क्यों रहे हो अभी? आर्मी के लिए। आर्मी के लिए? बाप रे, क्या नाम है तुम्हारा बेटा? प्रदीप मेहरा। यार सुनो, तुम सुबह दौड़ लेना, मैं तुमको छोड़ देता हूँ। सुबह में उठ के बाद आना, सुबह में ड्यूटी को जल्दी जाना होता है, खाना वाना बनाना होता है। कितने बजे? 8 बजे। ईजा बाजू कहाँ चल? घर मम्मी इलाज चल मो। ओहो, मेरे गांव में से बहुत लोगों का, बहुत दोस्तों का फोन आ रहा है, भाई तूने तो आग लगा दी, ये कर दी, वो कर दी। आर्मी से भी कई लोगों ने फोन किया, तो सब लोग तुमसे बात करना चाहते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप फौज में आ सको। हमने किसी से बात की है, कोई आपसे संपर्क करेगा और कोशिश करेंगे, आपको ट्रेनिंग दिलाएंगे। और वक्त तो चला आपको टॉप 5 खबरें दिखाने का। आपको करना यह है कि एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर जाना है, पोल का हिस्सा बनना है, बताना है किन खबरों को चैनल पर पूरा दिन विस्तार से देखना चाहते हैं। पहली खबर महंगाई से जुड़ी हुई, महंगाई का ट्रिपल अटैक, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी के दाम बढ़ गए हैं। दूसरी खबर है चीन में विमान हादसे के बाद भारत में भी अलर्ट। तीसरी खबर मथुरा से, जहां गोवंश तस्करी की अफवाह में 3 लोगों की पिटाई कर दी गई। चौथी खबर रूसी हमले पर भारत का रुख नरम, ये कहना है जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति का। पांचवी और आखिरी खबर यूक्रेन से, जहां मॉरियोपोल में यूक्रेन का सरेंडर से इनकार, खाने पीने का संकट वहां हो गया है पैदा।